चलिए नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर से एक बार रीजनिंग का सेट नंबर 7वां। इसमें पूरे 50 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन हर एक प्रकार का है। इससे हम लोग कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। तो लगातार वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और देख करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन का पहला सवाल। पहला सवाल कहता है EPRY, ये 4 अक्षर है। इस 4 अक्षर से सार्थक शब्द बनाना है। इस 4 अक्षर को किसी प्रकार से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद कोई ना कोई सार्थक शब्द बनेगा और जो सार्थक शब्द बनेगा वही आंसर होगा। तो इस 4 अक्षर से हम कितने सार्थक शब्द बना सकते हैं? तो क्या कहेंगे, इस सार्थक शब्द से बनेगा PRE और Y, प्रे बनेगा। क्या बनेगा? प्रे। प्रे का मतलब प्रार्थना होता है। क्लियर? तो कितना सार्थक शब्द बना? एक। क्या इससे और कोई सार्थक शब्द बन सकता है क्या? और कोई सार्थक शब्द बनेगा? तो कहेंगे इससे और भी कोई सार्थक शब्द बनने वाला नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? एक हो गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर दूसरा। कहता यह है कि यहाँ 15 है, यहाँ 12, यहाँ 3 है, यहाँ 44, यहाँ 28, यहाँ 8 है, यहाँ 64, यहाँ 53, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो कहा बताना ये है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएंगे, ये बताना है। चलिए आइए देखते हैं। 15 + 12 को ऐड करते हैं तो 15 + 12 27 हो जाता है और यह 3 का 9 गुना है। 3 का कितना गुना? 9 गुना है। ठीक उसी प्रकार 44 + 28 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना होता है? 72 है और यह 8 का कितना गुना है? तो कहेंगे 8 का ये 9 गुना है। ठीक उसी प्रकार से 64 + 53 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4 3 7 होगा और 8 6 5 11 होगा, 117 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाए कि इसको 9 से गुना करने पर 117 हो जाए? तो क्या कहेंगे, यहाँ पर जो संख्या रखी जाएगी ये 13 को 9 से गुना करेंगे, 13 9 117 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो गया? बी नंबर आंसर हो गया। 13 आंसर हो गया, 13 आंसर हो गया। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, A बराबर 23, 529, 1024, B का 21 है, 441 है, 144 है, 361 और क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा अगर ध्यान देते हैं आप तो क्या पाएंगे, यहाँ 23 है, यहाँ 23 का स्क्वायर है, यहाँ 21 है, 441 21 का स्क्वायर है, 19 है, 361 19 का स्क्वायर है। अब आगे क्या है सर? ये अगला 1024 है। कितना? 1024। तो यह 1024 32 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर? 32 का स्क्वायर। अब ये बताएंगे 23 से 32 आखिर कैसे हुआ? तो ये लिखा हुआ था 23, इसमें क्या किया? पहले 3 लिखा फिर 2, यानी 3 जो लास्ट में था इसको पहले किया और पहले था इसको लास्ट में किया। तो यहाँ 23 क्या बन गया? 32 बन गया। उसी प्रकार से यहाँ 21 है, यहाँ 12 बन गया। ये 12 का क्या है? स्क्वायर है। तो यहाँ 23 32 बना, 21 12 बना। अब बताएंगे 19 क्या बनेगा? तो कहेंगे 19 91 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 91, और 91 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 कितना होगा? 81, और इसमें 81 माइनस कर देंगे तो 82 81 आंसर हो जाएगा। क्लियर? 91 का स्क्वायर कितना? 82 81। क्लियर है? आगे बढ़िए अगला सवाल। कहता है ए बिंदु बी के दक्षिण में 30 मीटर है। ए बिंदु कहाँ है? बी के दक्षिण में 30 मीटर पर है। तो बी को हम यहाँ लेते हैं, बी के दक्षिण नीचे होगा और 30 मीटर पर कौन बिंदु है? ए बिंदु है। बिंदु सी बिंदु ए के पूरब में 20 मीटर है। सी कहाँ है? ए के पूरब में 20 मीटर। ए के पूरब में कितना मीटर? 20 मीटर पर कौन बिंदु था? तो ए के पूरब में 20 मीटर पर हमारा बिंदु था सी, यहाँ है। अगला बिंदु डी, बिंदु सी के दक्षिण में 15 है। डी बिंदु कहाँ है? सी के दक्षिण 15, तो सी यहाँ, इसका ऊपर होगा उत्तर, इधर होगा आपका पूर्व, इधर पश्चिम, और नीचे क्या होगा? दक्षिण। तो सी के दक्षिण में 15 मीटर की दूरी पर डी बिंदु है, तो डी बिंदु को हम यहाँ दे दिए। क्लियर? अगला है, कहता है बिंदु डी बिंदु ई और एफ के एकदम बीच में है। डी कहाँ? ई और एफ के बीच में। ई और एफ के बीच में डी है, इसका मतलब एक तरफ ई होगा, एक तरफ एफ होगा, बीच में क्या होगा? डी होगा। तो इस तरफ ई,
इस तरफ F या इस तरफ F, इस तरफ E, बीच में कौन है D। आगे क्या कहता है, E, बिंदु E जो है D और F 40 मीटर एक समानांतर रेखा बनाते हैं। D, E और F 40 मीटर एक समानांतर, मतलब जो है EDF एक समानांतर रेखा बनाता है जिसका डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर है। क्लियर है, 40 मीटर है। E बिंदु जो है D के पश्चिम में है। E कहाँ है, D के पश्चिम में E है। अब बताएंगे D यहाँ, इसका पश्चिम, तो पश्चिम इधर होगा और यहाँ पर कौन होगा, E। और जब यहाँ E हो गया तो इधर क्या होगा, तो कहेंगे F। कहेंगे क्यों, क्योंकि E और F एक सीधी रेखा में है और E और F के बीच कितना डिस्टेंस, 40 मीटर है। अब बताएंगे यहाँ पर ये D जो है मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और जब मध्य बिंदु है तो 40 में ये डिस्टेंस कितना, 20 होगा, और ये डिस्टेंस कितना, 20 होगा, तभी जाकर के टोटल कितना होगा, 40 होगा। क्लियर। अब सवाल क्या पूछा है, तो सवाल पूछा है बिंदु E B से कितनी दूर पर किस दिशा में है। बिंदु कौन, E बिंदु यहाँ है, किस से, B से कितनी दूरी और किस दिशा, तो B से देखेंगे, B से साउथ में E है, दक्षिण में E है, तो सबसे पहले क्या होगा, साउथ। और फिर कहता है कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना, तो ये वाला डिस्टेंस 30 और ये वाला डिस्टेंस 15, तो 30 + 15 होगा, 30 + 15 कितना, 45 होगा। तो क्या कहेंगे, साउथ 45 मीटर। क्या है, साउथ 45 यानी दक्षिण की ओर 45 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 1 नंबर ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला देखते हैं, सवाल नंबर 5वां। कहता है निम्न समीकरण को, गणितीय समीकरण को इसको हल करना है। हल करके ये बताना है कि किस ऑप्शन से ये सही हो जाएगा समीकरण। पहला कहता है 4 और 2 को आपस में बदल दीजिए, तो यहाँ जो 4 है 4 के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 के स्थान पर 4 रखेंगे। अब क्या ये समीकरण सही हो जाएगा, देखिएगा 16 को 2 से, 16 को किससे, 2 कम करेंगे तो 14 होगा, 14 होगा, इंटू 6y4 + 8, क्या 2 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21 और 8 29 होगा। 21 + 8 कितना, 29, जबकि यहाँ कितना 30 है, 30 है। तो पहला ऑप्शन इस समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। क्लियर। दूसरे ऑप्शन से आते हैं, डिवाइड और माइनस है, यहाँ डिवाइड के स्थान पर माइनस कीजिए और माइनस के स्थान पर डिवाइड कीजिए, यानी सवाल हो गया 16 / 4 × 6 - 2 + 8। क्लियर। 4 से 4 चौके 16, 4 बार में कटेगा। अब यहाँ 4 है, यहाँ मल्टीप्लाई 6 है, -2 + 8, 6 चौका 24, 24 + 8 कितना, तो कहेंगे 32 हो जाएगा, और 32 में 2 घटाएंगे कितना, 30 बचेगा, और जो कि यहाँ पर 30 उपस्थित है, तो क्या कहेंगे, यह दूसरे ऑप्शन से यह समीकरण सेटिस्फाइड हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला सवाल कहता इंफ्रास्ट्रक्चर, और यह जो शब्द है इससे नीचे दिया गया कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता है, ये बताना है। ठीक है, कौन सा शब्द नहीं बनेगा ये बताना है। पहला में है नेचर, NATURE, क्या NATURE बन सकता है, बिल्कुल। दूसरा है क्या, CHARTER, CHH, क्या H है इसमें, नहीं है, तो क्या कहेंगे, ये बनाना संभव नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा। अक्षरों का जो है ये मल्टीप्लिकेशन अक्षरों का प्रयोग करके कौन बनाया जा सकता है, ये बताना है। ठीक है, पहला म्यूचुअल, MUTUAL, MUTU का इस्तेमाल इसमें 2 बार हुआ है, जबकि यू इसमें 1 बार है, तो पहला बनाना संभव नहीं है। अगला है लिमिटेशन, LIMITATION, LIMITATION, लिमिटेशन, तो ये क्या है, बनाना संभव है। तो आंसर क्या हुआ, 2 नंबर होगा।
क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल। अगला सवाल आपका जो है ब्लड रिलेशन से है, बहुत अच्छा सवाल देखेंगे, ठीक है, आसान भी बहुत है। कहता वाई जे की बहन है, यह वाई जो है जे की बहन, और आपको पता है जब वाई जे की बहन हो गई इसका मतलब यहाँ पर जे की बहन बाई, यहाँ बाई महिला हो गई। जे की बहन कौन? वाई, तो बाई क्या है? महिला है। अगला है एल जे की पत्नी है। एल कौन है? जे की पत्नी। जे है इसकी पत्नी है, कौन? एल, इसकी पत्नी है एल, और जब इसकी पत्नी एल हो गई इसका मतलब जे क्या हो गया? पति हो गया, पुरुष हो गया। अगला आर एल का एकमात्र पुत्र है। आर कौन है? एल का एकमात्र पुत्र। एल का एकमात्र पुत्र कौन? आर है, तो एल का एकमात्र पुत्र आर यहाँ हो गया। अगला है के एल की माता है। के कौन है? एल की माता। एल यहाँ इसकी माता, ऊपर वाले जनरेशन में एल की माता कौन? के, तो माता यहाँ हो गई। अगला के का विवाह डी के साथ हुआ है, यानी के और डी आपस में शादीशुदा हैं, और जब के पुरुष तो डी महिला हो जाएंगे। अगला कहता डी का केवल एक पुत्री और एक पुत्र है। डी को एक बेटा और एक बेटी है। क्लियर। तो हमसे सवाल क्या पूछा है, देखिएगा सवाल हमसे पूछा है दी गई जानकारी के अनुसार जे का के से क्या संबंध है। किसका? जे का किससे? के से, यानी यहां से यहां आना है। जे का के से, तो के से कहाँ आएंगे? जे के पास आएंगे। आप हैं, आपकी बेटी है, और आपकी बेटी का पति है। आपकी बेटी का पति क्या हो गया? तो कहेंगे आपका दामाद हो गया। तो दामाद ऑप्शन नंबर किस में? 2 नंबर में है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल यह है, कहता दी गई जानकारी के अनुसार आर का वाई से क्या संबंध है। आर का किस से? वाई से। मैंने बताया था क्या, जिसमें से लगा वहीं से पहुंचना है। कहां तक? जिसमें का लगा हुआ है वहां तक, यानी वाई से आर तक पहुंचेंगे। तो कहेंगे हम हैं, ये हमारे भाई साहब हैं, भाई साहब की पत्नी भाभी, और भाभी का बेटा है, तो भाभी का बेटा क्या होगा? भतीजा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 1 नंबर ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कहता एल बी की बहन है। ये एल कौन है? बी की बहन। तो क्या इसमें कहीं बी आया? नहीं, तो बी की बहन यहाँ एल होगा। बी यहाँ इसकी बहन एल है, तो एल को हमने यहाँ दे दिया, बी को यहाँ दे दिया। तो कहता है बी का जे से क्या संबंध है। बी का किस से? बी का किस से? जे से, यानी यहाँ से यहाँ चलना है। जे से लग गया, तो जे से कहाँ? बी के पास। अब बताएंगे बी का जेंडर क्लियर है या नहीं है। देखिएगा एक स्टेटमेंट दिया हुआ था यहाँ पे, डी का विवाह के से हुआ है। डी का विवाह किससे हुआ? के से हुआ। और डी का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। डी को क्या है? एक बेटा और एक बेटी, तो एक बेटी एल हो गई, तो बताएंगे यह बी क्या होगा? तो बेटा होगा। क्यों? क्योंकि डी का एक बेटा और एक क्या है? बेटी है, तो बेटी हो गई थी, तो अगला बेटा ही संभव है, तो बी यहां हो जाएगा, और बी क्या होगा? पुरुष हो जाएगा। तो बी का जे से, यानी जे से चलना है कहाँ पे? बी के पास चलना है, तो बताएंगे ये क्या हो पाएगा। तो आप हैं, आपकी ये पत्नी हो गई, और आपकी पत्नी के भाई हो गए, तो पत्नी के भाई क्या होंगे? तो कहेंगे साला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शाला, जो कि ऑप्शन नंबर किस में? 2 नंबर ऑप्शन में है, सॉरी 4 नंबर में है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। कहता 48 सेव के एक बक्से में प्रत्येक दर्जन में 8 सेव अच्छा है। कहता एक बक्सा है, उस बक्से में हमने 48 सेव रखा है। कितना सेव रखा है? 48 सेव। उस 48 सेव में क्या है कि एक दर्जन में 8 सेव अच्छा है, मतलब 12 सेव में से 8 सेव सही है और 4 सेव खराब है। क्लियर। तो सबसे पहले देखेंगे 48 सेव में कितना दर्जन होगा, तो कहेंगे एक दर्जन में 12 सेव, तो 48 सेव में 12 चौके 48, टोटल 4 दर्जन सेव होंगे। कितना? 4 दर्जन सेव। क्लियर है। अब कहता है दर्जन में 8 सेव अच्छा है। अच्छा बताएंगे एक दर्जन में 8 सेव अच्छा, इसका मतलब है एक दर्जन में 4 सेव खराब। एक दर्जन में कितना सेव खराब?
4 सेव 1 दर्जन में खराब है, तो टोटल दर्जन कितना है 4, तो 4 गुना 4 कितना, टोटल खराब सेव की संख्या कितना 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नहीं, बहुत इजीली हमने इसको हल कर लिया, कुछ करना नहीं था। टोटल सेव की संख्या 48 है, 48 सेव है, इसका मतलब ये टोटल 4 दर्जन सेव है। कितना दर्जन सेव, 4 दर्जन। 1 दर्जन में 8 सेव अच्छा है, तो 4 सेव खराब भी है। 1 दर्जन में 8 सेव अच्छा, तो 4 सेव क्या है खराब, तो 4 दर्जन में कितना खराब होगा, तो 1 दर्जन में 4 सेव, तो 4 दर्जन में 16 सेव खराब है, आंसर हो गया। चलिए आइएगा आगे बढ़िएगा, देखेंगे ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहाँ का था एच, एच से जी हुआ -1 हो गया, जे से आई -1, एस से आर -1, एम से एल -1, ठीक है। ठीक उसी प्रकार टी है, टी में 1 माइनस करेंगे, टी में क्या करेंगे 1 माइनस, तो टी में 1 माइनस होगा क्या होगा, टी में 1 माइनस होगा तो एस हो जाएगा, टी में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा एस। उसी प्रकार पी में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा ओ, ठीक है। जी में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा एफ, यू में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा टी, यानी आंसर है SOFT, सॉफ्ट, जो कि ऑप्शन नंबर किस में 2 नंबर ऑप्शन में है। क्लियर, आगे बढ़िएगा अगला सवाल। कहता बी बराबर 2, बॉक्स बराबर 41, तो बैट बराबर व्हाट। बी का पोजीशन 2 होता है, इसका कोड 2 है। उसी तरीके से बी का पोजीशन 2, ओ का पोजीशन 15, एक्स का पोजीशन 24। सबको यदि हम ऐड करते हैं तो 5 4 9 2 11 के 1 बाकी 1 2 1 3 और 1 4, यानी 41, यानी हर एक का पोजीशन लिखा गया है और पोजीशन लिखने के बाद सबको ऐड कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 है, 1 है और यहाँ 20 है, सबके पोजीशन को ऐड करेंगे, 20 2 22 और 1 कितना 23, तो हमारा आंसर कितना होगा 23 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िएगा अगला सवाल। कहता निम्नलिखित कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को काउंट कर लेंगे कितना टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो बांटेंगे हम कितना में 3 3 का एक पेयर बनाते हैं इसका, ठीक है। कितना का पेयर, 3 3 का पेयर बना दिए। देखेंगे यहाँ पे सी बी आया, यहाँ डी आया, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, फिर ए है, फिर बी है। इसका मतलब हर एक बार ये चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले हम क्या देंगे ए, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ सी, फिर यहाँ डी, फिर यहाँ ए, फिर यहाँ बी, उसी तरीके से रिपीट होता है। यहाँ सी है, यहाँ डी है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है बी है, फिर यहाँ ए है, ठीक है। अगला इस तरीके से वृद्धि हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें ए पहला स्थान पर, बी डी, यहाँ पे आपका डी आया, यहाँ पर फिर से ए आया, ठीक है। तो यहाँ आने वाला अक्षर क्या है, पहला शुरुआत अक्षर ए से होगा, पहला शुरुआत कहाँ से होगा ए से होगा। अब जब ए से होगा तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में सी में, तो ए के बाद क्या है डी, ए सी और क्या है डी आ गया, फिर अगला क्या है डी ए, डी बी और क्या है ए आ जाएगा, फिर अगला क्या होगा डी ए बी आएगा, फिर अगला ए सी डी आएगा, फिर अगला बी डी ए आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये बी वाला इसके साथ कंपेयर करेंगे, बी बी, अगला डी ठीक है, फिर ए यहाँ, तो फिर ए यहाँ, तो ये पेयर बन गया। अब बताएंगे ऐसे किस ऑप्शन में है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़िएगा अगला सवाल। कहता है एक आकृति में 10% छात्र और माता पिता हैं तथा 10% छात्र और शिक्षक हैं और माता पिता हैं, 15% शिक्षक और माता पिता हैं, 35% छात्र और शिक्षक हैं, कितने प्रतिशत केवल शिक्षक, कितने प्रतिशत केवल शिक्षक, माता पिता और छात्र हैं। देखिएगा एक डायग्राम बना है, इसमें ये छात्र को दर्शाता है, ठीक है, ये शिक्षक को दर्शाता है, अगला ये माता पिता को दर्शाता है। आपको पता है परसेंटेज में है, इसका मतलब है कि हर एक घर में 100% लोग तो जरूर होंगे,
हर एक में कितना परसेंट, 100%। तो इस 100% में अगर देखा जाए तो इसमें 10 10 10 20 और 15, 20 प्लस 15, 35% लोग आए हैं। तो 100% में अगर 35% आ गए तो बचे कितना और चाहिए भाई 100% होने के लिए? तो कहेंगे 35% आ गए हैं, बाकी 65% अगर और आते हैं तो ये 100% हो जाएगा। तो केवल माता पिता की संख्या कितना, 65% हो जाएगी। अगर शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक में भी 100% चाहिए। तो 35 प्लस 15 40 और 10, सॉरी 35 15 50 और प्लस 10 कितना 60। शिक्षक में टोटल 100 होना चाहिए, 100 में हम देख रहे हैं कितना, तो कहेंगे 100 में केवल और केवल 60 हुआ, बाकी क्या बचा 40%, जो कि किस में आ गया, शिक्षक में आ गया। ठीक वैसे ही 35 10 45 और 10, 45 प्लस 10 55, छात्र में भी 100% था, 100% में 55% आया, तो बचा कितना 45%, यहाँ भी हो गया। अब कहता है कितने प्रतिशत केवल शिक्षक, तो केवल शिक्षक की बात करते हैं 40 है। ठीक बात करते हैं माता पिता, तो केवल माता पिता कितना 65%, इसमें टोटल 100%, 100 में बाकी कितना आ गया, तो कहेंगे 100 में 35 आया, बाकी 65 बच गया। तो माता पिता में केवल माता पिता 65%। अगला छात्र, छात्र में कितना टोटल 45, तो इसमें 45%। तो ऑप्शन होगा हमारा 40 65 45, और 40 65 45 ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल, सवाल नंबर है 66। कहता पी एफ, एफ से जी एच और आई। तो 6 से 9 3 का वृद्धि है, 9 से 12 3 का वृद्धि है, 12 से 3 का वृद्धि करेंगे 15 होगा, 15 पर ओ होगा। यहाँ 16, 16 से 20 4 का वृद्धि, 20 से 24 4 का वृद्धि, 24 से 28 4 का वृद्धि, 28 पर क्या होगा, तो 26 के बाद 27 और 28, 27 पर ए और 28 पर बी होगा, ओ बी। अब देखेंगे ओ बी किस ऑप्शन में, तो 2 नंबर ऑप्शन में टिक मार के आंसर चल देंगे आगे, ठीक है, या नहीं तो इसको देख सकते हैं। 3 है 8 हो गया, 5 का वृद्धि, 8 से 13 5 का वृद्धि, 13 प्लस 5 कितना 18, तो आर होगा, यानी आंसर है ओ बी आर। क्लियर, बढ़िएगा आगे। देखेंगे यहाँ पे क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो अगला 5 होगा। यहाँ 2 है 3 है 4 है 5 है, तो अगला 6 होगा। यहाँ 3 4 5 6, तो अगला 7 होगा, यानी आंसर है 5 6 7। 5 6 7 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 में आंसर हो जाएगा। आसान सवाल सब आ रहा है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है 34 56, यहाँ 33 56। कहेंगे 34 से 33 हो गया, -100 की कमी हो गई, 33 56 से 31 56 हो गया, तो कहेंगे -200 की कमी हो गई। यहाँ से 28 हो गया, 18 3 21, -300 की कमी हो गई। तो बताएंगे अगला कितना का कमी, 400 का कमी होगा, 28 में 4 चला जाएगा, 24 56 होगा, यानी आंसर हमारा क्या है 2456, 2456, जो कि ऑप्शन किस में है, 1 नंबर में। हर एक बार 100 वृद्धि होते गया, -100, अगला -200, -300, -400। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल। कहता सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? दोनों छोर का मतलब है लेफ्ट से भी 11वां है और राइट से भी 11वां है। टोटल निकालना है तो क्या कहेंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, 11 प्लस 11 -1, 21 दूना 11 दूना 22 में से 1 गया 21, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, सी नंबर ऑप्शन में अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल करा श्रेणी अनुलु, अनलु से लंबा है। श्रेणी क्या है, अनलु। चलिए अनलु, अनलु से लंबा है कौन, श्रेणी, श्रेणी। और रघु चंदू से लंबा है, रघु, अब रघु नहीं आया इसमें तो यहां लिखेंगे रघु। रघु लंबा है किससे, चंद्रू से लंबा है, लेकिन वृंदा से छोटा है।
चंद्रू से लंबा लेकिन किससे छोटा, वृंदा से छोटा, तो वृंदा यहाँ हो जाएगा और वृंदा से छोटा हो जाएगा। इसी तरह श्रेणी चंद्रू से छोटा है, चंद्रू से छोटा कौन है, श्रेणी है, तो चंद्रू से छोटा जब श्रेणी, तो श्रेणी को यहाँ रखेंगे, और श्रेणी से छोटा अनलू, तो इसको अनलू को यहाँ दे देंगे। क्लियर है। तो कहता है सबसे ज्यादा लंबा कौन है, तो सबसे ज्यादा लंबा व्यक्ति कौन हुआ, वृंदा हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल कहता है 11 विद्यार्थी ABCDEFGHIJK तथा के कक्षा के प्रथम पंक्ति में शिक्षक के सामने बैठे हैं। मतलब ये व्यक्ति 11 व्यक्ति जो है शिक्षक के सामने चेहरा कर बैठा हुआ है। ठीक है। कहता डी जो एफ के ठीक बाईं ओर है, डी जो एफ के ठीक बाईं ओर है, सी के दाईं ओर द्वितीय है। देखिएगा ध्यान से, डी जो एफ के बाईं ओर है, एफ के बाईं ओर कौन है, तो कहेंगे एफ के बाईं ओर डी है। ठीक है। डी जो एफ के बाईं ओर है वह सी के दाईं ओर द्वितीय है। सी के दाएं कितना, द्वितीय, तो सी यहाँ होगा, दाएं द्वितीय हो जाएगा। सी के दाएं कितना, द्वितीय। अगला कहता है ए ई जो एक सिरे पर है के दाईं ओर द्वितीय है। अब बताएंगे ए और ई के बारे में कोई चर्चा हुआ, इसमें नहीं हुआ। आगे बढ़िएगा। जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, ए और बी का निकटतम पड़ोसी है तथा जी के बाईं ओर तीसरा है। तो जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी तथा जी के बाईं ओर तीसरा, कुछ भी इसमें नहीं आया है। अगला कहता है एच जो है डी के ठीक बाईं ओर है। एच कहाँ, डी के ठीक बाईं ओर, डी के ठीक बाईं ओर कौन है, एच, तो डी के ठीक बाईं, एच को बैठा दीजिए। ठीक है, एच को बैठा देंगे। तथा आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, आई के दाईं ओर तीसरा कौन, एच, तो आई को कहाँ दें कि उसके दाएं तीसरा एच हो जाए, तो कहेंगे आई को यहाँ देंगे, पहला दूसरा तीसरा क्या होगा, एच हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया। ठीक है। कितना आदमी आया, 2 4 6 आदमी आया मात्र। अब क्या देखे, अब हमारा स्टेटमेंट बचा ये ए और जे ए बी, जो भी स्टेटमेंट है यहां पर नहीं आया है, तो इसको छोड़ दीजिए। अगला स्टेटमेंट शुरुआत कीजिए इससे। ए ई जो एक सिरे पर है के दाईं ओर दूसरा है, ई जो एक सिरा पर है, सिरा का मतलब हुआ ई एक ऐसा व्यक्ति है जो एक छोर पर है और सिरे पर है, के दाईं ओर द्वितीय स्थान पर कौन है, ए, के दायां, दायां पहला दूसरा कौन आया, ए आया, तो ए को यहां रख देंगे। अगला जे ए तथा बी का निकटतम पड़ोसी है। जे क्या है, ए तथा बी, ध्यान दीजिएगा ये एक छोर पर हो गया। अब इधर कोई व्यक्ति नहीं, जो भी व्यक्ति बैठेगा सब इधर बैठेगा। क्या कहता है, ए तथा बी का निकटतम पड़ोसी है कौन, जे, ए तथा बी का निकटतम पड़ोसी कौन है, जे, तो जे को यहां दे देंगे। क्लियर है। तथा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तथा जी के बाईं ओर कितना, तीसरा कौन, जे, तो जी को कहां देंगे, तो कहेंगे जी को यहां देंगे, तभी इसके बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन होगा, जे होगा। क्लियर है। अब देखिएगा टोटल व्यक्ति बैठाना कितना था, 11 आदमी को बैठाना था। इसमें हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7, अब जो है 8 9 10 11 आदमी अरेंज ऐसा ही होगा। इसका कुछ अता पता नहीं था। अब ये व्यक्ति तो लगातार है, स्वाभाविक होगा ही होगा। क्या होगा, लगातार होगा। तो अब ऐसा आई है, एक स्थान छोड़ करने के बाद CHDF आएगा। तो अब हम इसको क्या करें, इधर फिट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यह पंक्ति के छोर पर है, इसीलिए हम इसके इधर फिट कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे। तो अगर हम आई को यहाँ रखते हैं तो एक घर खाली है, आगे सी होगा, सी के आगे एच होगा, एच के आगे डी होगा और डी के आगे एफ होगा, और ये हमारा कंप्लीट अरेंजमेंट हो चुका है। क्लियर।
अब करना क्या था, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब देंगे, आंसर हो जाएगा। क्या कहता है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। मध्य बोलने का मतलब, अच्छा एक स्थान खाली है जी, यहाँ पे देखिएगा एक स्थान खाली है, इसमें कौन बचा, एफ जी ए बी सी डी एफ जी एच एच आई जे जे, के नहीं आया तो के को यहाँ दीजिए। हाँ, कह रहा पंक्ति के मध्य में कौन बैठा, तो मध्य में बैठने वाला आदमी कौन था, तो कहेंगे मध्य में का मतलब है 5 इधर से 5 इधर से, और मध्य में बैठने वाला आदमी कौन है, आई है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आई हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए, अगला सवाल कहता है कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताइए। ई के पास है, ई क्या है, के पास, सही है। एफ डी के पास है, क्या एफ डी के पास है, बिल्कुल एफ डी के पास है। जी आई के पास है, क्या जी आई के पास है, बिल्कुल है। ए एच के पास है, क्या ए एच के पास है, क्या एच से बहुत दूर है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, गलत है। क्लियर, आगे बढ़िए, अगला सवाल कहता है जी के दाहिनी ओर कौन सा मित्रों का समूह बैठा है। जी के दाहिनी ओर, जी यहाँ, इसका दायां इधर है, सी एच डी एफ, सी एच डी एफ कौन है, ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल कहता दिए गए विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। कौन सा क्रम, सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है, ये बताना है। धातु है, प्रक्रिया है, कच्ची धातु है, शुद्ध करना है, मिश्र धातु है। तो हम क्या करेंगे, ये धातु को शुद्धिकरण की प्रक्रिया ले लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, कि कच्ची धातु लाएंगे। कौन सी धातु, कच्ची धातु। तो सबसे पहले 3 को लाएंगे, और यह कच्ची धातु में प्रक्रिया करेंगे, 3 के बाद 2 होगा। प्रक्रिया करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। प्रक्रिया करने के बाद क्या करेंगे, शुद्ध, यानी 3 to 4, 3 to 4 एक ही ऑप्शन में है, बी नंबर में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, धातु बनेगा, और यह धातु मिश्र धातु या जो भी धातु है वो कहलाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़िएगा। कहता है नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित शब्दों की संख्या को चुनिए। एम है, ए और सी है, देखिएगा एम का 13 होता है, नीचे ए का 1, सी का 3, यहाँ भी 13 हो गया। एन का 14 होता है, नीचे ए का 1, डी का 4, 144 हो गया। अगला यहाँ ओ है, ठीक है, सॉरी ओ का कितना, तो कहेंगे ओ का 15 होगा, 15, ए का 1 होगा, ई का 5, ये हो गया। अब ऐसा ही किस में है, तो कहेंगे यहाँ पी है, तो पी का कितना 16, ए का 1, एफ का 6, यानी ऐसा आने वाला किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर किस में, 1 नंबर ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल 5 है 27 है 9 क्वेश्चन मार्क, 5 है 27 है 9 क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ 5 का स्क्वायर करें, प्लस 2 जोड़ दें, 5 25 25 और 2 कितना 27। ठीक उसी प्रकार से ये संख्या है 9, 9 का स्क्वायर कीजिए, प्लस 2 जोड़ दीजिए, 9 नमा 81 प्लस 2 कितना, तो कहेंगे 83, आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में, 1 नंबर ऑप्शन में है। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल कहता है नॉटिल्स, नॉटिल्स क्या है, मछली की एक ये प्रजाति है नॉटिल्स, ठीक है। उसी प्रकार चैती पक्षी किसको कहते हैं, तो चैती पक्षी चूजा को नहीं कहेंगे, डॉल्फिन को नहीं कहेंगे, कबूतर नहीं, बल्कि क्या होता है, चैती पक्षी बत्तख कहलाता है। क्या कहता है, बत्तख को हम लोग क्या कहते हैं, चैती पक्षी। अगला नीचे दिए गए विकल्प चुनिए और अन्य 3 से भिन्न है उसको बताइए, ठीक है। यहाँ 9 10 +1, सी और डी +1, डब्ल्यू और वाई +2, टी और एस -1, क्यू से आर +1, के एल +1, पी से क्यू +1, एम से एन +1। देखिएगा सब में +1 +1 +1 +1, इसमें +2 -1, यानी आंसर हमारा 2 क्या है, अलग है। क्लियर, आगे बढ़िए, अगला सवाल की तरफ चलेंगे। करा छात्रावास, क्लब, होटल और सराय। छात्रावास, छात्रावास ठीक उसी तरीके से क्या है, क्लब है, होटल है, सराय है। तो ये सब छात्रावास,
होटल और सराय ये सब व्यक्ति का स्टे करने का जगह है, ठहराव का जगह है, जबकि क्लब में व्यक्ति ठहरता नहीं है। इसका मतलब है हमारा आंसर जो हुआ है ये आंसर कौन सा, 2 नंबर हो गया। क्लियर? आगे बढ़िएगा, अगला सवाल चुनिए जो अन्य 3 से क्या है, भिन्न है। देखिएगा 9, 14, 8, 17, 3, 42, 6, 21। कहेंगे कोई भी संख्या दूसरी संख्या पहली से डिविजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ 3 इससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है कितना, 42, 42। क्लियर? 3 इकाई 3, 3 चौका 12, 14 तिया 42, बाकी कोई डिविजिबल नहीं था, तो यही चुनना था अलग। आइए अगला सवाल है। अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, और यह सवाल किससे है, तो यह सवाल पजल से है। किससे? पजल से। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है JKLMNO तथा P 7 बच्चे एक उद्यान में खेल रहे हैं। उनके कपड़ों के रंग हैं काला, नीला, सफेद, हरा, गुलाबी, पीला और भूरा। इन 7 में से 3 लड़कियां हैं। 3 क्या है, लड़कियां हैं। कोई भी लड़की काला, पीला, नीला और भूरा रंग का कपड़ा नहीं पहनती है। तो सबसे पहले 7 व्यक्ति हैं, इसमें 3 जो है वह लड़कियां हैं, और लड़की जो है क्या नहीं पहनती है, काला, पीला, नीला और भूरा। ठीक है, लड़की लोग नहीं पहनती है क्या, तो लड़कियां लोग नहीं पहनती है काला, काला कपड़ा नहीं पहनेगी। अगला पीला भी नहीं पहनेगी। अगला क्या नहीं पहनेगी, नीला भी नहीं पहनेगी। और क्या नहीं पहनेगी, भूरा भी नहीं पहनेगी। इसके बारे में बोला है कि लड़की ये सब कपड़ा नहीं पहनता है। क्लियर? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं सब लड़की लोग का। तो कहेंगे JKLMNOP। क्लियर? आगे क्या कहता है, M की बहन O के कपड़े गुलाबी रंग के हैं। M की बहन, M है, इसकी बहन कौन, O। M की बहन O, इसका मतलब O क्या है, महिला है। O क्या है, महिला है। और इसका कपड़ा किस रंग का है, गुलाबी रंग का है, तो हम यहाँ गुलाबी दे देंगे। पता ये चला ये क्या हो गई, महिला हो गई। ठीक है। अगला, जबकि M भूरा रंग का कपड़ा पहने हुए है। M कौन सा रंग का कपड़ा, भूरा रंग का कपड़ा पहने हुए है, और ये पुरुष हो जाएगा। नहीं, पुरुष के बारे में कोई चर्चा नहीं। क्लियर? हाँ, पुरुष होगा। कहेंगे क्यों, क्योंकि लड़की भूरा कपड़ा पहनती नहीं है, इसलिए ये पुरुष होगा। कंफर्म हो गया डाटा यहाँ से। अगला, जे के कपड़े नीले हैं तथा उसकी बहन के कपड़े हरे हैं। हरे नहीं हैं, जे का कपड़ा जो है ये नीला है। जे का कपड़ा क्या है, नीला। जबकि इसकी बहन के कपड़े हरे नहीं हैं, जबकि इसकी बहन कौन, के, यानी ये महिला, इसकी बहन के कपड़े हरा नहीं है, यानी यह हरा रंग का कपड़ा पहनना पसंद नहीं करेगी। लिख के छोड़ दिया हमने। जे का कपड़ा नीला, इसका मतलब है नीला पीला ये वाला जो है वो लड़की का है, नहीं है, तो इसका मतलब ये लड़का हो गया जे। आगे, जे के कपड़े नीले हैं तथा इसकी बहन के कपड़े क्या हैं, हरे नहीं। चले, हो गया। एन के कपड़े पीले रंग के हैं। एन का कपड़ा कैसा है, पीला रंग का है, तो एन का कपड़ा पीला दे दीजिए। एन का कपड़ा क्या हुआ, पीला। अच्छा बताएंगे, जो पीला पहनेगा ये लड़की नहीं होगा, तो क्या होगा, लड़का हो जाएगा। क्लियर है? आगे, एन के कपड़े पीले नहीं है, जबकि इसका परम मित्र पी एक लड़का है। जिसका परम मित्र पी क्या है, एक लड़का है, ये लड़की है, लड़का है, तो इसको बॉक्स में बंद करेंगे। अब आप बताएंगे कि यह के को हरा रंग पसंद नहीं है। के को क्या पसंद नहीं है, हरा रंग पसंद नहीं है। अब के को हरा पसंद नहीं है, तो इसको कौन सा रंग दिया जाए, तो कहेंगे सर लड़की को काला पीला नीला भूरा नहीं पसंद है, तो इसके अलावे जो कलर बचा है, ठीक है, इसके अलावे जो कलर बचा, काला नहीं पसंद है, नीला नहीं पसंद है, भूरा नहीं पसंद है, और पीला
नहीं पसंद है। तो लड़की को जो पसंद होने वाला कलर है ये सफ़ेद है, हरा है और गुलाबी है। सफ़ेद, हरा और गुलाबी। तो यह लड़की एक जो है वो गुलाबी कलर ले ली। अगर लड़की सी की बारी आती है तो ये कहता है हरा कलर नहीं लेंगे, तो बताएंगे हरा नहीं लेगी, गुलाबी नहीं, तो लड़की के लिए मात्र एक कलर बचा, कौन सा? सफ़ेद, जो यहाँ दे देंगे सफ़ेद। जैसे ही सफ़ेद वहाँ दिए तो बचा एक और बचा, इसको कौन सा कलर? हरा कलर दे देंगे। कहा था लड़की की संख्या 3 है, तो लड़की एक के हो गई, एक ओ हो गई, तो बताएंगे अगला लड़की कौन है? तो एल भी क्या हो जाएगी? लड़कियां हो जाएगी। क्लियर? अब क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। एल के कपड़े का रंग कैसा है? तो एल के कपड़े का रंग कैसा है? हरा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में? 2 में है। आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था नहीं? चलिए आगे, अगला सवाल कहता जे की बहन तथा एम के कपड़े के रंग कैसे हैं? देखिएगा, जे की बहन, किसकी बहन? जे की बहन कौन? के, और इसके कपड़े का रंग कैसा है? तो सफेद। जे की बहन कौन? बहन तथा, अच्छा 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 अच्छा, जे की बहन का कपड़ा का रंग, तो जे की बहन का कपड़ा का रंग कैसा था? सफेद था। क्या था? सफेद। अगला और क्या था? एम के कपड़ों का रंग, एम के कपड़ों का रंग कैसा? भूरा, तो कहेंगे सफेद और भूरा। आंसर है सफेद और भूरा। ऑप्शन नंबर किसमें? 4 नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल लड़कियों का है? तो लड़की का समूह इसमें कौन कौन है? तो कहेंगे लड़की में के लड़की है, एल लड़की है और ओ लड़की है। के एल ओ, और ये ऑप्शन किसमें? सी नंबर ऑप्शन में उपस्थित है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल कहता निम्न में से कौन सा चित्र माल ढोने वाले, किसको? माल ढोने वाला ट्रक और बैलगाड़ी को दिखाता है। बताएंगे यह ट्रक और बैलगाड़ी क्या है? तो कहेंगे ट्रक बैलगाड़ी माल ढोने के लिए ही है, तो ये माल ढोने वाला हो गया। एक ट्रक हो गया, एक बैलगाड़ी हो गया। ट्रक बैलगाड़ी में कोई कंपेयर हम नहीं कर सकते, ट्रक अलग होगा, बैलगाड़ी अलग होंगे। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, और ये डायग्राम किस ऑप्शन में है? 4 नंबर ऑप्शन में है। टिक कर लेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल कहता रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या किए? बहुत सी कविताएं लिखे। प्रत्येक कवि को सौंदर्य परख ज्ञान होता है। प्रत्येक कवि को क्या होता है? सौंदर्य परख ज्ञान होता है। अगला, सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। सौंदर्य शास्त्र क्या है? मूल्यांश्रित अध्ययन का एक भाग है सौंदर्य शास्त्र। ठीक है। पहला कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए। क्या किए? विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए। यहाँ पर देखा है, बता रहा है क्या? सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। इसका मतलब है इसने क्या किए? मूल्याश्रित अध्ययन इन्होंने किया। पहला क्या था? हो गया, सही हो गया। अगला कहता है इन्होंने तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का आधार अपनाया। अच्छा ये बताइएगा, क्या कथन में कोई ऐसा चर्चा है तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र के बारे में? तो कहेंगे सर तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र के बारे में कोई चर्चा नहीं है, और जब नहीं है तो ये निष्कर्ष कभी भी हम बता नहीं सकते। तो आंसर हमारा क्या होगा? केवल का केवल एक निष्कर्ष सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल कहता सभी लिपिक अधीक्षक हैं। जितना लिपिक है सबका सब अधीक्षक है। लिपिक अधीक्षक हो गए। अगला, सभी अधीक्षक प्रबंधक है। जितना अधीक्षक है सबका सब क्या है? प्रबंधक। बनाइए, सभी प्रबंधक पर्यवेक्षक है। पर्यवेक्षक, पर ये क्या है? वेक्षक है। सभी प्रबंधक, प्रबंधक को हमने पर्यवेक्षक बना दिया। निष्कर्ष में आता है सभी पर्यवेक्षक लिपिक है। पर्यवेक्षक यहाँ, लिपिक यहाँ, यानी इधर से ये जितना पर्यवेक्षक है ये पूरा का पूरा लिपिक कभी बन नहीं सकता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है कुछ लिपिक पर्यवेक्षक हैं। लिपिक यहाँ, पर्यवेक्षक यहाँ, अंदर से इधर आ जाएंगे तो यहाँ सम का स्थिति जो होगा ये सही हो जाएगा। अगला है कुछ प्रबंधक लिपिक हैं। प्रबंधक यहाँ, लिपिक यहाँ। प्रबंधक ये पूरे के पूरे प्रबंधक लिपिक नहीं बन सकते, लेकिन कुछ प्रबंधक ऐसे हैं जो लिपिक हैं। इसका मतलब तीसरा भी सही है। सभी अधीक्षक लिपिक हैं।
जितने अधीक्षक हैं सबका सब बिल्कुल गलत। अधीक्षक और लिपिक में कुछ ही ऐसा अधीक्षक होगा जो लिपिक होगा, यानी चौथा क्या है, गलत है। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 2 3 सही। जा 2 3 सही है, 2 और 3 लगा दीजिए इसमें, आंसर टिक कीजिए बी। 2 और 3 दोनों क्या है, सही है। चलिए आइए आगे बढ़िएगा। कहता यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, देखें कितना आसान सा सवाल है ये। सबसे पहले आज का ये दिन हो गया, ये बीता हुआ कल हो गया, ये आने वाला कल हो गया, ठीक है। तो बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, ये बीते कल से पहले का ये दिन था, और ये दिन क्या है, तो कहेंगे शुक्रवार। तो कहता आने वाले कल से अगले दिन के 2 दिन बाद, ये आने वाला कल है, कल का ये अगला दिन है, कल का क्या है, अगला दिन, अगले दिन, आने वाले कल के अगले दिन, ये दिन के कितना दिन बाद, 2 दिन बाद। 2 दिन बाद का सेंस हमारा इस दिन से है, 2 दिन बाद का सेंस हमारा दूसरे दिन से है। तो ये दिन क्या होगा जो बताना है। तो कहेंगे ये शुक्रवार है, 1 2 3 4 5 6, यानी शुक्रवार में 6 दिन जोड़ देंगे, यह दिन निकल जाएगा। या नहीं तो शुक्रवार में 1 दिन घटा देंगे, तो हमारा दिन निकल के आएगा बृहस्पतिवार। हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। अगर ऐसे निकालते शुक्रवार का शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, आंसर हो गया गुरुवार। बस ऐसे भी कर सकते थे। चलिए आइए अगला सवाल। करा 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगा। अच्छा बताएंगे, इस घड़ी में दोनों सुई एक साथ रहने का सेंस क्या है। सबसे पहले दोनों सुई एक दूसरे को अपोजिट है, तब सेंस क्या है, ठीक है। देखिएगा, दोनों सुई एक साथ कहने का सेंस है कि एक सुई जहां स्थित है इसी पर दूसरी सुई भी है, एक सुई जहां इसी पर क्या है, दूसरी सुई भी है। और जब कभी ऐसे सवाल निकालने हों क्लॉक में, तो हम इसमें एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा जगह आप ट्रिक देखने को मिलेगा, लेकिन सारे जगह ट्रिक का इस्तेमाल करके आप आंसर इजीली नहीं निकाल सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तो ऐसे सवाल निश्चित रूप से आपको फंस जाएगा। इसीलिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल एक फार्मूला याद रखिए, आंसर कीजिए, ठीक है। फार्मूला है 11/2 इंटू मिनट बराबर 60h प्लस माइनस एंगल। इसको लोग पता नहीं क्या क्या फॉर्मेट में आपको बता देते हैं, ठीक है। कोई कहता है इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखिए, हम बराबर 2/11, ठीक है, 60h, 60 क्या h प्लस माइनस एंगल। पता नहीं लोग इसको क्या क्या नाम दे करके आपको ये करते हैं। कुछ नहीं करना, बस इस फार्मूला को याद रखना है। यही फार्मूला को हर एक तरह से लोग तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं आपके सामने, और आप लोग उसमें लगता है कि बड़ा ट्रिक दे रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। चलिए 11/2 इंटू मिनट बराबर 60 इंटू एच की बात है, घंटे की बात है। तो बताएंगे 6 और 7 बजे के बीच का समय है, तो 6 और 7 बजे के बीच का समय का मतलब है हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, 6 बजे से। तो घंटे के स्थान पर 6 को रखेंगे, प्लस माइनस सुई एक दूसरे के साथ होगी, और एक दूसरे के साथ का मतलब एक दोनों सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, और जब ओवरलैप करेगा तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री, 0। तो यहाँ 0 रख दीजिए, और बस इसका कैलकुलेशन करना है, आंसर हो जाएगा 6 छक 36, 360 गुना 2 कितना, सॉरी 6 छक 36, 360, 360 30 इंटू एच, सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दिए जी, यहाँ 30 इंटू एच होगा, 30 इंटू घंटा मिनट बराबर 30 इंटू एच प्लस माइनस एंगल, ठीक है। 30 इंटू एच, तो 30 इंटू एच का मतलब 6 प्लस माइनस एंगल कितना, 0। तो 6 तिया 18, 180 गुना 2, 360/11। हल करेंगे, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 3 0 30, 11 दूना 22, बचा कितना 8/11।
इसका मतलब 32, 8, 11 में यह जाकर के एक साथ मिलेगी यानी 0 डिग्री बनाएगी। तो समय हम कितना लेंगे, तो घड़ी चलना 6 बजे से शुरू की थी, इसीलिए समय लेंगे 6:32, 8/11 में वह क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बना लेगा, मतलब दोनों सुई एक साथ हो जाएगा। 6:32, 8/11 यानी ऑप्शन हमारा कौन सा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर, फार्मूला है 11/2 इंटू मिनट और 30h प्लस माइनस एंगल। ठीक है, और अगर कहीं आपको एंगल निकालने कहा जाए, ठीक है, एंगल निकालने कहा जाए तो एंगल निकालने का फार्मूला है मॉड में 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट। क्लियर, ये है। या फिर आप चाहते हैं इसके बारे में और डिटेल जानना तो आप जो है वीडियो में जा करके, पीछे वाले वीडियो में जा करके देख सकते हैं, वहाँ इसका पूरा डिटेल बताया गया है, आप वहाँ जा करके सीख सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। कहता कुछ अक्षर 1 से 7 संख्या के साथ दिए गए हैं, संख्या के उस क्रम को सूचित करें जो अक्षरों को एक सार्थक शब्द के रूप में व्यवस्थित करता है। तो कहता है ये जो अक्षर है ना सारे के सारे, इस अक्षर को किस रूप में व्यवस्थित करें कि ये एक सार्थक शब्द बना दे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, हम इसको किस रूप में व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के लिए ऑप्शन आपके पास यहाँ दिया हुआ है। क्लियर, और आपको बताना है इसमें किसमें ऐसा है व्यवस्थित के बाद। तो सबसे पहला ऑप्शन 4, 2, 1, 6। तो 4 पर हम क्या लिखेंगे, बी को लिखेंगे। 2 पर क्या लिखेंगे, तो कहेंगे ओ लिखेंगे। 1 पर क्या है, एस। 6 पर क्या है, सी। अगला 5 पर क्या है, आर। और 7 पर क्या है, ई। और 3 पर यू। क्या ये हमारा कोई सार्थक शब्द है, बॉस क्रू? बॉस क्रू कोई सार्थक शब्द है क्या? कहेंगे सर कोई सार्थक शब्द नहीं बना। आइए यहां पर देखिएगा, यहां है 2, 4। 2 पर क्या होगा, तो कहेंगे ओ होगा। 4 पर क्या होगा, तो बी। 1 पर एस। 6 पर हमारा सी। अगला 3 पर यू। 5 पर आर। और 7 पर ई। ऑब्सक्योर, क्या बना, ऑब्सक्योर। और यह क्या है, एक सार्थक शब्द बनाता है। तो सार्थक शब्द जब बना तो आंसर हमारा कितना हो गया, आंसर हो गया 4 नंबर आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िएगा अगला सवाल। कहता है y ग्रेटर देन z निश्चित रूप से सत्य है, तो इसके लिए दी गई अभिव्यक्ति को पूरा करने के लिए खाली स्थान में क्रमशः उसी ही क्रम में बाएं से दाएं निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक रखे जाने चाहिए। कहता है इस खाली स्थान पर क्या साइन को फिट करें कि हमारा v ग्रेटर देन z सही हो जाए। v ग्रेटर देन z, अब आप बताएंगे v बड़ा है z से, तो क्या लेस देन वाला साइन फिट पुट करेंगे क्या? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो हम क्या ग्रेटर देन का साइन पुट करेंगे, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन, इक्वल टू, और यहाँ लेस देन। अब आप बताएंगे क्या इससे ये पता कर सकते हैं कि ये वाला सही या गलत? तो कहेंगे सर भी यहाँ जेड, यहाँ हमने आपको बताया था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ अगर लेस देन वाला कोई आता है तो हम इसके साथ कभी भी कोई रिलेशन बता नहीं सकते, और जब नहीं बता सकते तो बी नंबर से ये रिलेशन निकाला नहीं जा सकता है। चलिए आइए, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ लेस देन है, और यहाँ लेस देन इक्वल टू है। बताएंगे ये तो पहले ही पता हो चुका है कि जेड बड़ा है, लेकिन हमें बड़ा किसको करना था, भी को, तो इस ऑप्शन से भी संभव नहीं है। अगला ऑप्शन नंबर 3 में देखिएगा, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन है। अब बताएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन आया, इसका अर्थ ये हुआ भी बड़ा है किस से, जेड से, और यह साबित करने के लिए किस ऑप्शन का सहारा लिया गया, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 का सहारा लिया गया। चलिए आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है एक्स राज्य के बहुत से छात्र उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं। ठीक है, कहता राज्य सरकार
इन समस्या को लेकर चिंतित है, क्योंकि छात्र शिक्षा पूरी होने के बाद अपने राज्य को वापस नहीं आएंगे। इस समस्या के लिए निम्न कथनों में से कौन सी उचित कार्यवाही हो सकता है। अब राज्य सरकार चिंतित है कि यहाँ से जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं वो पढ़ करके फिर से हमारे राज्य में नहीं आते, इसीलिए यहाँ की सरकार टेंशन में है, चिंता में है। तो इसकी चिंता को किस ऑप्शन के माध्यम से बताया जा सकता है। कहता है सरकार को चाहिए कि वह राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना करे जो कि अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करे। कला विश्वविद्यालय, ठीक है, क्या केवल कला विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने से क्या सभी छात्र यहाँ रुक जाएंगे क्या? तो कहेंगे सर ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, सरकार को इस समस्या पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि राज्य का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। ये कहता है कि राज्य का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, इसका मतलब सरकार को ऐसे पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कहें ठीक है, एक पेरेंट्स हैं, उनके ढेर सारे बच्चे हैं, तो क्या करें, वो बच्चों को ऐसा ही छोड़ दें? ऐसा छोड़ दें क्या? नहीं कर सकते ऐसा, इसीलिए दूसरा भी क्या है, गलत है। कहता ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा होनी चाहिए जिन्होंने कक्षा एक्स तथा ये 10वीं तथा 12वीं में अच्छा प्रदर्शन किया है। बताएंगे 10वीं और 12वीं में अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो हम उसे पुरस्कार देंगे। चलिए ठीक है, दे दिए। तो क्या इस पुरस्कार को दे देने से वहाँ के बच्चे जो हैं, यहाँ के बच्चे क्या बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे? क्या पढ़ने जाएंगे? इसीलिए पुरस्कार देना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगला, सभी कॉलेज तथा विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा की महत्ता पर जोर देना चाहिए तथा अपने यहाँ पर मिलने वाले लाभों को प्रमुखता से दर्शाना चाहिए। बिल्कुल सही है। कहता है उच्च शिक्षा पर जोर देना चाहिए, ठीक है, उच्च शिक्षा की महत्व पर जोर देना चाहिए और अपने यहाँ मिलने वाले छात्रों को प्रमुखता, लाभ को प्रमुखता से दर्शाना चाहिए और छात्र को बताना चाहिए कि अगर आप इसी स्टेट में रह करके पढ़ाई करते हैं तो आपको ये बेनिफिट है, सारा कुछ बेनिफिट इसको बताना चाहिए। इससे क्या हो, छात्र हो सकता है बाहर जाने से, पढ़ने के लिए बाहर जाने से वो फिर ये हो और वह अपने राज्य में ही पढ़ाई करना शुरू कर दें। चलिए अगला सवाल कहता है सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं। जितना अच्छा खिलाड़ी है सब क्या करता है, जीतना चाहता है, तथा सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं उत्तम संतुलित आहार लेते हैं। अतः वे सभी खिलाड़ी जो उत्तम संतुलित आहार नहीं लेते हैं बुरे खिलाड़ी हैं। कहता है सभी खिलाड़ी को क्या करना चाहिए, जीतना चाहिए, तथा सभी खिलाड़ी को जो जीतना चाहते हैं उत्तम संतुलित आहार लेते हैं। सभी खिलाड़ी को जीतना चाहिए और जो जीतना चाहता है वो क्या करे, उत्तम संतुलित आहार ले, ठीक है। अतः वे सभी खिलाड़ी जो उत्तम संतुलित आहार नहीं लेते हैं वे बुरे खिलाड़ी हैं। कहता है जो उत्तम संतुलित आहार नहीं लेता है ये खिलाड़ी कैसा है, बुरा है, ये कहता है। पहला में कहता है कोई भी खिलाड़ी जो उत्तम संतुलित आहार नहीं लेता है वह अच्छा खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल सही। क्या कहता है, वो ऐसे खिलाड़ी जो उत्तम संतुलित आहार नहीं लेते हैं वो क्या हैं, बुरे खिलाड़ी हैं। यहाँ भी यही बातें हैं। इसका मतलब पहला का निष्कर्ष जो है हमारा, पहला वक्तव्य जो है हमारा क्या है, सही है। क्लियर। दूसरा देखिएगा, कोई भी बुरा खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता, कोई भी बुरा खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता। क्या ऐसा कहा था इसमें कि बुरा खिलाड़ी है जो जीतना नहीं चाहता? अगला, प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित आहार लेता है अच्छा खिलाड़ी है। प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित आहार लेता है, अगर कथन ये वक्तव्य में प्रत्येक सदा हमेशा अगर कुछ ऐसा आता है तो ये वक्तव्य बिल्कुल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, गलत हो जाता है। सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं अच्छे खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं वो क्या है, अच्छे खिलाड़ी हैं। जी नहीं, सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, न कि सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं वो अच्छे हैं। ये भी क्या है, गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा, पहला केवल सही था। आगे बढ़िए। अगला कहता है बॉब जो कि मुनीम है उत्तम संतुलित आहार ग्रहण करता है परंतु वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा यदि सही है
तो ऊपर दिए गए तर्क की धारणा को खंडित करता है। मतलब इसके हिसाब से कौन सा तर्क ऐसा है जो इसको खंडित करता है, इसको विभेद करता है, इसको बर्बाद करता है। क्लियर? तो पहला, बॉब जो कि मुनीम है उत्तम संतुलित आहार ग्रहण करता है परंतु वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। उत्तम संतुलित आहार लेता है वो खिलाड़ी अच्छा है, ये कहता है नहीं, गलत है। अन्य जो जीतना चाहती है परंतु एक खिलाड़ी नहीं है, बदला लीजिए, जीतना चाहता है खिलाड़ी नहीं है, तो फिर ये तो कोई मतलब हुआ नहीं। अगला, बेरोज बेसबॉल टीम के सभी खिलाड़ी उत्तम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं। बेरोज बेसबॉल टीम के सभी खिलाड़ी उत्तम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं। बताएंगे सभी खिलाड़ी उत्तम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल सी मैटर बता दिया। ऐसा क्या इसको खंडित किया, क्या इसको विभेद किया, क्या इस पर प्रतिघात किया, क्या उसको क्या कहते हैं खंडित करने किया, नहीं किया। अगला है, सिंडी एक बेसबॉल की खिलाड़ी है, उत्तम संतुलित आहार ग्रहण करती है परंतु वह एक अच्छी खिलाड़ी है। बास्केटबॉल की खिलाड़ी उत्तम संतुलित आहार ग्रहण नहीं करती। यहाँ क्या कहता है, उत्तम संतुलित आहार ग्रहण नहीं करता परंतु वह अच्छा खिलाड़ी है। मतलब यहाँ कह रहा है कि उत्तम संतुलित आहार नहीं लेने के बावजूद वो खिलाड़ी अच्छा है, ठीक है, नहीं लेने के बावजूद क्या है, अच्छा है। तो बताएंगे इसके दिए गए वक्तव्य को क्या ये खंडित किया या नहीं किया? खंडित किया कि उत्तम संतुलित आहार नहीं लेने के बावजूद भी यह खिलाड़ी क्या है, यह खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी है। क्लियर? तो इसको खंडित करने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िएगा, अगला सवाल कहता क्या ग्रामीण भारत में खेती में यंत्रों का उपयोग करना चाहिए? ग्रामीण भारत में खेती में यंत्र का उपयोग होना चाहिए। यंत्र का मतलब इक्विपमेंट, उपकरण, जैसे खेती के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, सिंचाई के लिए आपका पानी के लिए बोरिंग वगैरह का इस्तेमाल जो करते हैं, क्या उसका कहता है यंत्र का उपयोग करना चाहिए। धान कटाई के लिए मशीन का इस्तेमाल, धान बुआई के लिए मशीन का इस्तेमाल, हर एक चीज़ों के लिए किसका, मशीन का इस्तेमाल होता है। तो पहला कहता हाँ इससे उपज बढ़ जाएगी। ग्रामीण भारत में खेती में यंत्रों का उपयोग करना चाहिए, कहता हाँ इससे क्या होगी, उपज बढ़ेगी, बिल्कुल सही। अगर हम यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, सही से सही समय पर सब कुछ बो देंगे तो क्या होगा, स्वाभाविक है कि यहाँ पर उपज क्या होगा, बढ़ेगा। खरा नहीं, बहुत से ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा बताएंगे क्या हम यंत्र से काम करने लगेंगे तो क्या हम बेरोजगार हो जाएंगे? क्या बेरोजगार होंगे? क्या नहीं। अगर हम अच्छे से खेती भी करें, ठीक है, तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजा सकते हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अनाज उपजने के कारण, ठीक है, लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और सबका रोजी रोजगार आसानी से चलेगा। तो कहेंगे ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो पहला सही, दूसरा सही, आंसर हमारा होगा कौन? आंसर हो जाएगा 4। क्लियर? अगला सवाल, सवाल नंबर अगला है, क्या मुंबई में नए कारखाने खोले जाने चाहिए? मुंबई में नया कारखाना खोला जाए? तो पहला कहता है हाँ इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्या होगा, कह रहा हाँ इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार का जो अवसर है ये बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है, नया कारखाना खुलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दूसरा है नहीं इससे शहर में प्रदूषण बढ़ेगा, ये भी बात सही है, अगर नया कारखाना खुलता है तो प्रदूषण बढ़ेगा। पहला अवसर भी बढ़ सकता है, दूसरा प्रदूषण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, पहला भी सही दूसरा भी सही, आंसर कौन सा? सी होगा। अगला कहता है नीचे दी गई आकृति को घुमाने पर कौन सी उत्तर आकृति प्राप्त नहीं हो सकता है? ये फिगर था, इस फिगर को अगर हम रोटेट करेंगे तो ये फिगर बन जाएगा, थोड़ा सा रोटेट करेंगे ये फिगर बनेगा, इस फिगर को और पूरा रोटेट करेंगे तो ये फिगर बनेगा, इस फिगर को और इधर से पूरा रोटेट करेंगे अगर हम, ठीक है, ये फिगर को इस तरह से रोटेट करेंगे ये फिगर बनेगा। लेकिन इस फिगर को हम किसी भी प्रकार से रोटेट कर करके ये फिगर प्राप्त नहीं कर सकते। तो आंसर हमारा कौन सा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। देखिए इसका प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिएगा ये फिगर हमने बनाया, ठीक है, ये फिगर हमने बनाया, ये फिगर हमने बना लिया, ठीक है, इस फिगर को हम रोटेट करते हैं आपके सामने, क्या करते हैं,
इस फिगर को हम रोटेट करते हैं आपके सामने, नहीं हो पा रहा है। इस फिगर को हम फिर से बना रहे हैं एक फिगर, इस फिगर को हम रोटेट करते हैं आपके सामने, ठीक है। इस फिगर को हम रोटेट करते हैं, देखिएगा, देखेंगे इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट किए, रोटेट करने के बाद ये बन गया, थोड़ा सा रोटेट किए, रोटेट करने के बाद देखेंगे ये ऑप्शन भी आ गया। इसको थोड़ा सा रोटेट किए, रोटेट करने के बाद देखेंगे ये ऑप्शन भी आ गया। तो हमारा क्या हुआ, इसको रोटेशन के बाद क्या देखने को मिला कि सारे ऑप्शन संभव हैं, सारे ऑप्शन संभव हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा, सी संभव नहीं है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल कहता है ये जो आकृति है, इस आकृति में कौन सी आकृति को फिट रखा जाए कि ये समीकरण ये पूरा हो जाए। तो बताएंगे ये आकृति इस तरफ से, तो यहाँ भी जो आकृति बनेगा वो इसी तरफ से बनेगा। ऐसा बनने वाला आकृति, ऐसा बनने वाला आकृति कहाँ किस में है, तो कहेंगे ऐसा बनने वाला आकृति 1 नंबर ऑप्शन में है। क्लियर। ये आकृति को यहाँ पर फिट करेंगे तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा, कंप्लीट फिगर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल ये है, डाइस दिया हुआ है, एक डाइस का कितना भी हो, 2 भी हो। हम क्या करते हैं, दोनों में एक कॉमन चुनते हैं। कॉमन क्या था, परसेंटेज था। परसेंटेज को हमने ले लिया, परसेंटेज से मल्टीप्लाई से प्लस, मल्टीप्लाई से क्या है प्लस, परसेंटेज से ये और ये हो गया, परसेंटेज से क्या हुआ और ऐसा ये बना, ठीक है, यहाँ से ये बन गया। क्लियर। अब कहता है हमें, तो बताइए मल्टीप्लाई के विपरीत क्या होगा। तो इसके विपरीत क्या होगा, ये, और ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा 4 नंबर ऑप्शन में है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल कहता है ये फिगर है, इसका सही प्रतिबिंब कौन, सही प्रतिबिंब मतलब वाटर इमेज, दर्पण नीचे है, नीचे का सेंस वाटर इमेज से है, तो ये वाला प्रतिबिंब नीचे आएगा तो कैसा दिखेगा, जो बताइए। आपको पता है कि जब मिरर इमेज होता है तो राइट वाला लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट वाला राइट में आता है, लेकिन जब वाटर इमेज होता है तो टॉप वाला कहाँ आता है, बॉटम में, और बॉटम वाला टॉप में, मतलब ऊपर नीचे में परिवर्तन होगा। देखिएगा यहाँ जो एरो बना हुआ है इधर और ये, तो ये जब परिवर्तन होगा तो नीचे की ओर आ जाएगा। ये परिवर्तन होकर कैसा आएगा, तो कहेंगे ये परिवर्तन होकर के ऐसा बनाएगा। ठीक है, ये एरो इधर ही रहेगा, ये ऐसे बनेगा, सॉरी ये हमारा ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। और ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा हम देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में, बी में है। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल हमारा पेपर कटिंग से है। सबसे पहले एक पेपर कंप्लीट पेपर लिया गया, इस पेपर को बीच से फोल्ड किए, फोल्ड करने के बाद फिर से इसको फोल्ड किए, फोल्ड करने के बाद ये पेपर बन गया, ये पेपर क्या हुआ, बन गया। अब कहता है कि जब हम इसे ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ये पेपर फोल्डिंग ऊपर की ओर हुआ था, यहाँ से ऊपर की ओर, तो सबसे पहले ओपन नीचे की तरफ होगा और ये वाला जो भाग है ये पूरा हो जाएगा, और यहाँ जो राउंड यहाँ कटा हुआ था ये पेपर ओपन होने के बाद नीचे कटेगा ये। ठीक, अगली बार हम इसको ओपन करेंगे, इधर से इस तरफ ओपन करेंगे, तो ओपन जब करेंगे यहाँ, तो ये यहाँ कटिंग होगा, ये यहाँ कटिंग होगा, और ये वाला भाग पूरा का पूरा कटिंग होगा। यानी ऐसे ऐसे 5 राउंड दिखेंगे, 5 इसमें कितना, 3 इसमें कितना, 3 इसमें कितना, 4। तो आंसर हमारा कौन सा, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें चारों कॉर्नर पर कटा हुआ है, एक बीच में कटिंग है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक रुकते हैं हम लोग, फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।